नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि बेसिकली महान वाद विवाद पर हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की और मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सिंपल राजनीति सिद्धांत की तरह बहुत सारे दृष्टिकोण या सिद्धांत हैं, जैसे आदर्शवादी बनाम यथार्थवाद, परंपरावाद बनाम विज्ञानवाद, बुद्धिवाद बनाम चिंतनवाद, इस प्रकार से आधुनिकतावाद बनाम उत्तर आधुनिकतावाद, इस प्रकार से बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मेनली आदर्शवादी सिद्धांत पर, और आदर्शवादी सिद्धांत है क्या वो हम आपको बताते हैं। मित्रों, पहले ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं। सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं। किसके लिए भाग लेते हैं? राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए। जब सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए भाग लेंगे तो विवाद होना स्वाभाविक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद होते हैं। क्या होते हैं? विवाद। इसलिए बर्टन जूनेल एक थिंकर था, वो कहता है विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। बर्टन जूनेल ने क्या कहा इस संदर्भ में? विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। बर्टन जूनेल ने कहा विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। ये विवाद की प्रकृति कैसी है, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहले वाले जो कहते हैं कि ये जो विवाद होते हैं सतही प्रकृति के होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं, इन्हें वार्ता के द्वारा हल किया जा सकता है। वार्ता द्वारा हल किया जा सकता है। तो ये जो है, जो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विवाद सतही या सामान्य प्रकृति के होते हैं, इन्हें वार्ता सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है, वो आदर्शवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता पर बल देते हैं, तो आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विवाद हैं वो सामान्य प्रकृति के हैं, सतही प्रकृति के हैं, उन्हें हम वार्ता सहयोग नैतिकता के माध्यम से हल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो कहते नहीं विवाद कठोर प्रकृति के हैं, उन्हें केवल शक्ति या शक्ति संघर्ष के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, वो यथार्थवादी सिद्धांत देते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विवाद को लेकर बेसिकली बर्टन जूनेल ने कहा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। विवाद दो प्रकार के हैं। कुछ विद्वान जो कहते हैं कि विवाद सतही या सामान्य प्रकृति के हैं, इन्हें वार्ता सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है, वो आदर्शवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। दूसरी तरफ जो कहते नहीं विवाद कठोर प्रकृति के होते हैं, इन्हें शक्ति या शक्ति संघर्ष के माध्यम से ही हल किया जा सकता है, वो बेसिकली यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अब मित्रों, हम आज चर्चा करेंगे अब आगे आदर्शवादी सिद्धांत पर। इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे, तो हम धीरे धीरे देखते हैं आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में। तो इसमें आपको तनाव नहीं लेना है। आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आइडियलिस्टिक सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत देखा जाए तो क्या कहता है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानता है कि राष्ट्रों के मध्य जो विवाद होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो सामान्य प्रकृति के होते हैं। विवाद कैसे होते हैं? सामान्य प्रकृति के होते हैं। विवाद सामान्य प्रकृति के हैं। पहला ये बिंदु इसका ध्यान रखना है कि भाई राष्ट्रों के मध्य विवाद होना स्वाभाविक है और सामान्य है, उन्हें वार्ता या सहयोग द्वारा हल कर लिया जाएगा। कैसे हल कर लिया जाएगा? वार्ता द्वारा, सहयोग द्वारा हल कर लिया जाता है। नॉर्मल है, जैसे एक परिवार में विवाद होते हैं, ऐसे राष्ट्रों के मध्य विवाद हो जाते हैं और इन्हें वार्ता सहयोग द्वारा हल कर लिया जाएगा। फिर ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं, जैसे चाहे राष्ट्र संघ हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इनका अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन करते हैं। तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं होंगी तो ये विवादों को आसानी से हल कर लेंगी और राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देंगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं का समर्थन करते हैं।
ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर बेसिकली आदर्शवादी सिद्धांत वाले कहते हैं कि राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को बढ़ाया जाए। राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। कहते हैं ये संबंध जितने ज़्यादा मजबूत होंगे उतने ज़्यादा राष्ट्रों के मध्य संबंध भी मजबूत होंगे। तो ये राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी ये कहते हैं। फिर मित्रों इनका क्या कहना है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये कहते हैं युद्ध के उन्मूलन की बात करते हैं। अगला ये युद्ध के उन्मूलन का समर्थन करते हैं। युद्ध के उन्मूलन की बात करते हैं। कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति की बात करते हैं, पीस की। तो कहते हैं वास्तव में राष्ट्रों के मध्य जो संबंध होने चाहिए वो शांति पर आधारित होने चाहिए, ना कि युद्ध पर आधारित होने चाहिए। युद्ध का उन्मूलन होना चाहिए और शांति का समर्थन ये करते हैं। फिर ये विश्व सरकार का भी समर्थन कर देते हैं। कहते हैं कि इनका आदर्श यही है कि अंततः विश्व सरकार की स्थापना करना उद्देश्य होना चाहिए। तो विश्व सरकार कैसी है जिसमें वास्तव में राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता कायम हो जाएगी, तो उसकी बात कहीं ना कहीं कर देते हैं। तो इस दृष्टिकोण के समर्थक अनेक विद्वान हैं। सामान्यतः देखें कांट है समर्थक में, कांट, इमैनुअल कांट, टी.एच. ग्रीन है, टी.एच. ग्रीन भी इसका समर्थन करते हैं। आर्थर मूरे है, हचेसन है, डेविड हेल्ड है, वुड्रो विल्सन जैसे विचारक भी इसका समर्थन करते हैं। जो भी शांतिवाद की बात करता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और नैतिकता की बात करता है वो कहीं ना कहीं आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो वास्तव में अधिकांश जो विद्वान हैं, जो उदारवादी शाखा से जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली सब इसी प्रकार के सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये हमने यहाँ तक देखा। फिर मैंने मित्रों आपको बताया था कि महानवाद विवाद में कि बेसिकली उसके बाद व्यवहारवाद आ गया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। तो व्यवहारवाद का प्रभाव जैसे द्वितीय युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ा तो व्यवहारवाद के कारण वैज्ञानिकता और तथ्यों की बात होने लगी कि हमें तथ्यों का भी अध्ययन करना चाहिए। ये तो मूल्यों की बात करते थे मूलतः, लेकिन जब व्यवहारवाद का प्रभाव बढ़ने लगा तो आदर्शवादी सिद्धांत में भी कुछ परिवर्तन हुआ। तो व्यवहारवाद के फलस्वरूप यहाँ पर दो नई शाखाओं का उद्भव हुआ आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार। तो वो देखते हैं दो नई शाखाएं कौन कौन सी हैं, वो भी हम चर्चा कर देते हैं। तो बेसिकली आदर्शवादी सिद्धांत पर व्यवहारवाद का प्रभाव। व्यवहारवाद का प्रभाव। अब व्यवहारवाद के बारे में तो आप जानते हैं कि व्यवहारवाद था जो तथ्य और वैज्ञानिकता की बात करता था। ये जो तथ्य वैज्ञानिकता की बात करता है तो कहीं ना कहीं आदर्शवाद में भी इनको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। आदर्शवादी सिद्धांत में व्यवहारवाद के फलस्वरूप दो नई शाखाओं का उद्भव हुआ था। वो दो नई शाखाएं मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं। पहली शाखा है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। कौन सी शाखा है? शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, पीस रिसर्च अप्रोच, पीस रिसर्च अप्रोच, दूसरा है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। ये दो शाखाएं आई थी। अब इन दोनों शाखाओं में क्या अंतर है, क्या क्या बातें करती हैं, उस पर हम अब चर्चा आगे करेंगे। तो ये आप पहले ध्यान रख लीजिए कि आदर्शवादी सिद्धांत पर जैसे व्यवहारवाद का प्रभाव पड़ता है, तथ्य वैज्ञानिकता का प्रभाव पड़ता है, तो आदर्शवादी सिद्धांत में दो शाखाओं का उद्भव हुआ, एक शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, दूसरा विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। अब हम पहले शांति अनुसंधान दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, पहली शाखा जो है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण।
ये शाखा क्या कहती है? ये शाखा कहती है हमें बेसिकली राष्ट्रों के मध्य सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन करना चाहिए। राष्ट्रों के मध्य सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन करना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि राष्ट्रों के मध्य हमें सहयोग संबंधी तथ्यों का अधिक से अधिक संकलन करना चाहिए। जब ऐसे सहयोग संबंधी तथ्य संकलित हो जाएंगे फिर आसानी से राष्ट्रों के मध्य सहयोग भी बढ़ जाएगा। आज के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रों के मध्य जब आपस में आज संबंध बन रहे वैश्वीकरण में, तो जैसे राष्ट्र आपस में संबंध बनाते हैं तो एक बेसिकली शाखा स्थापित कर देते हैं, समिति स्थापित कर देते हैं, टास्क फोर्स बोलते हैं, टास्क फोर्स समिति, टास्क फोर्स समिति। तो ये टास्क फोर्स समिति का प्रमुख कार्य यही रहता है कि बेसिकली राष्ट्रों के मध्य सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं ये तलाशना। वैसे भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम संबंध किसी के भी पढ़ते हैं, चाहे भारत बांग्लादेश के संबंध पढ़ें, भारत अमेरिका के संबंध पढ़ें, तो हम यही पढ़ते हैं कि इनमें सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं और वास्तव में विवाद के क्षेत्र क्या क्या है। अगर हमें ये पता लग जाए कि सहयोग के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं तो हम विवाद वाले क्षेत्रों को तो साइड में रख दें और सहयोग संबंधी क्षेत्रों पर कार्य करते रहें, तो विवाद भी धीरे धीरे हल हो जाएगा। तो आज वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने का दृष्टिकोण भी यही हो गया कि सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं पहले हम वो जान लें। तो शांति अनुसंधान दृष्टिकोण यही कहता है कि हम पहले जितने भी सहयोग संबंधी तथ्य हैं या सहयोग के जो क्षेत्र हैं उनकी तलाश लें। तो देखा जाए तो आज जो पढ़ने का तरीका भी है आईआर में, अगर आप पढ़ते हैं भारत अमेरिका संबंध, भारत श्रीलंका संबंध या भारत रूस संबंध, तो हम यही पढ़ते हैं कि बेसिकली भारत रूस के बीच में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत अमेरिका के बीच सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से और विवाद के क्षेत्र कौन से हैं। इससे क्या होता है कि सहयोग के क्षेत्रों पर हम प्रकाश डालकर आपसी संबंध को मजबूत कर सकते हैं और विवाद के क्षेत्रों पर शांति की नीति अपना सकते हैं, तटस्थता की नीति अपना सकते हैं। तो ये टास्क फोर्स समिति का जो आज गठन हो रहा है और इस प्रकार से जो अध्ययन हो रहा है कि बेसिकली सहयोग के क्षेत्रों का अध्ययन जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं शांति अनुसंधान दृष्टिकोण का ही प्रभाव है। तो इस शांति अनुसंधान दृष्टिकोण से जुड़े हुए मैन विद्वान हैं कोंडरसैट। अगर आप ये भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए प्रमुख विद्वान कोंडरसैट हैं। फिर ल्यूकट भी एक हैं तो ल्यूकट भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन मैन विद्वान कोंडरसैट हैं तो आप कोंडरसैट का ध्यान में रखना है। तो ये बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसमें आपको तनाव नहीं लेना चाहिए कि सिंपल है कि भाई टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाता है सहयोग संबंधी क्षेत्रों की तलाश के लिए, वो भी कहीं ना कहीं शांति अनुसंधान दृष्टिकोण से जुड़ रहा है। तो आज जो सहयोग के क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे हैं भारत अमेरिका के बीच में, वो भी शांति अनुसंधान दृष्टिकोण का। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल आ जाएगा कि शांति अनुसंधान दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है तो भारत अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र, भारत अमेरिका ये क्षेत्र, फिर शक्ति संबंध, तो वो ध्यान रखना है कि जहाँ सहयोग के क्षेत्र दिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं शांति अनुसंधान दृष्टिकोण का ही प्रभाव है। तो टास्क फोर्स समिति का गठन भी इसी दृष्टिकोण का प्रभाव है। अब हम दूसरे शाखा पर चर्चा करते हैं विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण पर, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच पर। ये शाखा जो है बेसिकली इसका काम है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का, एक कदम आगे है। ये दृष्टिकोण का अगला कदम है। अब इसको अगला कदम क्यों कहते हैं? अगला कदम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हमें केवल सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए बल्कि उनका क्रियान्वयन भी करना चाहिए। कहते हैं सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन से कोई लाभ नहीं है, आप उनको क्रियान्वित करो। सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन के साथ साथ
उनके क्रियान्वयन पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि वास्तव में क्रियान्वित करो, व्यवहार में अपनाओ जो सहयोग के क्षेत्र हैं। तो बेसिकली आज विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण का भी एक अलग नजरिया है। ये भी कहता है सहयोग संबंधी क्षेत्रों की तलाश करो, लेकिन साथ में क्रियान्वित करो। क्रियान्वयन पर ज़्यादा बल देता है, एक्शन पर ज़्यादा बल देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस जो शाखा से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन से हैं वो भी मैं बता देता हूँ। पास्कल, लामी, फोग, मेंडलविच, ऐसे विद्वान इससे जुड़े हैं। पास्कल, लामी, फोग, मेंडलोविच जैसे विद्वान इससे जुड़े हुए हैं। तो ये मैंने मित्रों आपको बताया, आदर्शवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं बताई। पहला ये भाई क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विवाद होते हैं वो सतही सामान्य प्रकृति के हैं। फिर मैंने बताया युद्ध के उन्मूलन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं। राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संबंधों को बढ़ाने की बात करते हैं। विश्व सरकार का समर्थन करते हैं। तो ये सारी बातें मूल मान्यताएं थी इसकी। फिर इसकी वर्तमान में व्यवहारवाद के कारण जो दो नई शाखाएं आई, हमने उस पर भी चर्चा की। तो ये चर्चा करने के बाद अब इसकी कमियां कौन बताते हैं, तो हम थोड़ा कमियों पर भी बल डाल लेते हैं और वो भी बताते हैं कि इनकी कमियों की बात कौन करता है। कमियां क्या हैं आदर्शवादी सिद्धांत में? तो यथार्थवादी सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं। यथार्थवादी कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति और शक्ति संघर्ष की अवहेलना करते हैं। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति भी होता है, शक्ति संघर्ष भी होता है, तो उसकी तो अवहेलना करते हैं, शक्ति संघर्ष की अवहेलना करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि ये शक्ति संघर्ष की अवहेलना करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी सबसे बड़ी कमी है कि ये शक्ति संघर्ष की अवहेलना करते हैं। तो ये फिर मूल्यात्मक अधिक है। तो ये कहते हैं कि बेसिकली विश्व सरकार तो काल्पनिक है, विश्व सरकार की बात करते हैं तो वो भी काल्पनिक है। तो ये भी इसकी आलोचना एक कर देते हैं विद्वान। तो ये कि भाई नैतिकता पर ज़्यादा बल देते हैं, विश्व सरकार काल्पनिक है। तो ये सारी इसकी कमियां हैं, कमियां भी ध्यान रखनी है। लेकिन इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, वार्ता, सहयोग को बढ़ावा देता है, कि इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। और आज कहीं ना कहीं यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बढ़ावा इन्हीं से होता है, बल इन्हीं से मिलता है, विश्व शांति इन्हीं से बनती है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वास्तविक विकास भी इसी से होता है। और यूएनओ जैसी संस्थाएं भी ऐसी आदर्शों पर कार्य कर रही हैं। तो बेसिकली इसका महत्व यह है कि ये राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, वार्ता और सहयोग को बढ़ावा देता है, अंतर्निर्भरता को बढ़ावा देता है, इंटरडिपेंडेंसी को बढ़ावा देता है, मानवता की बात करता है। तो कहीं ना कहीं इसको ये महत्व भी है। तो अब क्या है, ये बात तो आपको सामने है ही है। लेकिन जैसे इसकी आलोचना हुई थी आदर्शवादी सिद्धांत की कि भाई ये तो नैतिकता की बात करता है, सहयोग की बात करता है, शक्ति संघर्ष की बात नहीं करता है, इसलिए फिर स्टैनले होपमैन जैसे विद्वान आए, उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण दिया, उसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को सम्मिलित किया। तो मित्रों इस प्रकार से हमने आज आदर्शवादी सिद्धांत पर चर्चा की है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में यथार्थवादी सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे, सने सने सारे काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।